चलिए देखिए, आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, है ठीक है। चैप्टर 2 क्या है? फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन। फर्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन उस समय हम देखिए, उस समय प्रकाश का क्या होता था? परावर्तन होता था। यहाँ पर क्या होगा? अपवर्तन होगा। परावर्तन अपवर्तन में थोड़ा सा अंतर है। परावर्तन क्या होता था कि जब किसी प्रकाश जो है किसी वस्तु पर क्या होता है? टकराता है। माने ये सतह है, ये सतह पर प्रकाश टकराया और टकरा कर वापस लौट गया, उस घटना को कहते थे प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहाँ पर वही चीज सेम कंटेंट है, थोड़ा सा एकदम माइनर अंतर होगा। यहाँ पर क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन, वहां शब्द था परावर्तन और यहाँ शब्द मिलेगा आपको अपवर्तन। अरे बात समझ में? तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले कि डिफिनेशन की अगर आएगी बात, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम है? तो परावर्तन के 2 नियम है, तो अपवर्तन के भी कितने नियम है? 2 ही नियम है। हम लोग सिर्फ अभी अपवर्तन क्या है वो समझेंगे, फिर इसके बाद नियम जो है ना, इसके बाद हम लोग समझेंगे, है ना। तो सब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, वो माध्यम पारदर्शी होगा, है ना। पारदर्शी मतलब प्रकाश एक पार से दूसरा पार जाता है। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने पूर्व पथ से, जो पहले वाला जो पथ था ना, वहां से विचलित होकर मुड़ जाती है। मुड़ने की यही जो घटना है ना, प्रकाश का अपवर्तन है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन को हम दिखा रहे हैं कैसे होता है। देखिए, ये हम गिलास में ले लिए पानी, है ना। ये पानी जब हम लिए, एक 2 माध्यम है इसमें, एक ऊपर हवा का माध्यम है, बोलो, ये गिलास के चारों तरफ क्या है? हवा का माध्यम है। और गिलास में किसका माध्यम है? जल का। यानी एक माध्यम पारदर्शी है हवा और एक माध्यम क्या है? जल, ठीक है। तो ये पेंसिल अभी किस माध्यम में है? हवा का माध्यम। यानी एक पारदर्शी माध्यम है, देखना डिफिनेशन, एक पारदर्शी माध्यम में है और इस पारदर्शी माध्यम से यह दूसरा माध्यम में जाएगा, किसमें? जल में। तो ये अपने पूर्व पथ से विचलित होकर मुड़ेगा। जैसे देखो, जल में जैसे ही डालेंगे, मुड़ा हुआ दिख रहा है, वहां से पेंसिल मुड़ गया है, क्या पेंसिल टूट गया है? लेकिन हवा से किस में गया? जल में। तो मुड़ा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हमको तो दिख रहा है खूब मुड़ा हुआ जी, यहाँ से दिख रहा है मुड़ा हुआ। तो यही है प्रकाश का अपवर्तन, है ना। जब अब देखो, एक पारदर्शी माध्यम हवा का माध्यम था, दूसरा जल का माध्यम है, जैसे इसमें जाएगा वह मुड़ेगा, ठीक है। तो यही है प्रकाश का अपवर्तन। मुड़ने का भी घटना है, इसके बारे में बताएंगे, बहुत तरह से होता है। एक होता है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, एक होता है मुड़ता है, एक होता है दूर भागता है। किस कंडीशन में मुड़ेगा और किस कंडीशन में दूर भागेगा, वो आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल समझना है प्रकाश के अपवर्तन। जब प्रकाश एक पारदर्शी, क्या लिखा है? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने पूर्व पथ से विचलित होकर, विचलित मतलब भटकना, पूर्व पथ से विचलित होकर वह मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश के अपवर्तन। कोई दिक्कत? चलिए आगे है। थोड़ा सा ये जो हम ये समझाएंगे ना, इसको समझाने के लिए हम फिगर बनाएंगे, है ना। वो फिगर अगर आपके दिमाग में प्रकाश के परावर्तन का फिगर है ना, तो ये समझने में काफी आसानी होगा। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में एक हम प्रधान अक्ष खींचते थे। क्या खींचते थे? प्रधान अक्ष। इसी को कहते हैं यहाँ पर प्रधान अक्ष नहीं, यहाँ पर बोलेंगे अपवर्तक सतह। क्या खींचेंगे? एक अपवर्तक सतह खींचेंगे। देखिए, ये आपका हम खींच दिए एक अपवर्तक सतह। क्या हो गया? अपवर्तक सतह, या हम समतल दर्पण भी इसको हम बोल सकते हैं। ये प्रकाश का क्या करेगा? परावर्तन का अपवर्तन। यहाँ अपवर्तन करेगा, यहाँ परावर्तन नहीं। हम दूसरा चैप्टर में घुस गए हैं। फर्स्ट रहता तो परावर्तन करता, लेकिन यहाँ प्रकाश का क्या करेगा? यह अपवर्तन। देखो क्या होगा, जिस सतह पर प्रकाश की किरण
आकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को ही हम कहते हैं अपवर्तक सतह। देखो इस सतह, इस पर प्रकाश आएगी और प्रकाश आकर लौट जाएगी, इसी किरण को हम क्या कहेंगे? अपवर्तक सतह कहेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि आपतित किरण। तो इस अपवर्तक सतह पर जो किरण पड़ेगी उस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। कोई दिक्कत है? इसको कहेंगे आपतित किरण। लेकिन यह हम लोग परावर्तन पढ़ रहे थे, इसलिए हम लोग परावर्तन अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा फिगर को चेंज कर देंगे हम लोग, है ना? है क्या किसी के पास डस्टर? डस्टर खुशी से मिटाया था जी आज, जाओ लेके आओ। देखो किताब है क्या किसी के पास? बुक लाइए तो थोड़ा फिजिक्स का। नहीं है तो करे की असर है किस चीज का? चलो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा लेंगे, है ना? हम मोटा मोटी फिगर अभी बनाते हैं, इसके बाद हम लोग इसका डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मिट जाएगा। देखो एक हम ले लेंगे माध्यम, ठीक है? ये मान लिए हम ले लिए ये ले लिए कांच। क्या है? कांच का स्लैब है। क्या ले लिए? कांच का स्लैब, यानी कांच ले लिए। किसका माध्यम है? कांच का। ठीक है, ये कांच का माध्यम है। देखिए ये कांच का माध्यम यानी कांच है, ये एक प्रकार का क्या है? अपवर्तक सतह है। क्या है? अपवर्तक सतह। प्रकाश का परावर्तन है यहाँ पर अपवर्तन, इसलिए हम थोड़ा सा चेंज किए हैं, है ना? ये क्या है? अपवर्तक सतह। तो इसी पर प्रकाश आएगी, है ना? इस सतह पर आकर मुड़ेगी या अपवर्तित होगी, इसी सतह को कहेंगे हम अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोल देंगे इसको? अपवर्तक पृष्ठ। चलिए इस पर अब देखिए अपवर्तक पृष्ठ हो गया, यह अपवर्तक सतह। आगे आपतित किरण, तो अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? ये क्या हो गया? आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। अभी क्या हम पढ़ा? आपतित किरण। अपवर्तक जो सतह था ना, इस अपवर्तक सतह पर किरण आया, इसको क्या कहेंगे हम? आपतित किरण। इतना जितना कहेगा उतने हम बताएंगे, तो अपना फिगर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपतन बिंदु। तो ये वाला जो आपतित किरण है, ये बताइए आपतित किरण है, ये जिस बिंदु पर वो पड़ेगा ना, अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर, उसी को कहेंगे हम आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन, आपतन बिंदु। आ रही बात समझ में? दो फिगर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हाँ, अभिलंब। तो आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को क्या कहेंगे हम? अभिलंब। देखिए ये क्या होगा? अभिलंब कैसे बनेगा? ध्यान देना है कि ये किरण तो ऐसे जाएगा, ठीक है? ये किरण ऐसे जाएगा, है ना? तो एक यहां पर क्या बनेगा? एक अभिलंब बनेगा, इस तरह से अभिलंब बनेगा। तो ये पता है थोड़ा सा ये विचलित होगा, काहे कि ऊपर हवा का माध्यम है, इसमें क्या किसका माध्यम है? कांच का। थोड़ा सा विचलित होगा, इधर जाने को था लेकिन जाएगा इधर, थोड़ा सा विचलित होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ये कैसे आगे पता चलेगा? अभी फिलहाल इतना ही समझे। क्या हम पढ़ाए थे ना कि जब प्रकाश की किरण हवा का माध्यम से जब कांच में जाएगा तो मुड़ेगा ना जी, थोड़ा सा मुड़ेगा या दूर भागेगा? तो दूर कब भागेगा, मुड़ेगा कब, ये आगे आपको पता चल जाएगा, सोचना अभी नहीं है ज्यादा। हो गया। फिर एक यहां से अभिलंब बनेगा, एक मिनट। फिर क्या बनेगा? एक अभिलंब। अब इसको जाना चाहिए ऐसे ना, एकदम सीधे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। देखो ये जाना चाहिए इस तरह से सीधे, लेकिन थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगा ये। अब देखो बड़ा अजीब हो गया। नहीं, ऊपर से जब नीचे आया तो मुड़ा, और नीचे से जब बाहर निकला तो दूर भाग गया। अभिलंब से कहाँ भागा? दूर। और यहाँ अभिलंब की ओर मुड़ गया। कि कब मुड़ेगा कब दूर भागेगा थोड़ा आगे हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखो इसी में अब सब मिल गया हमको। अभिलंब तो ये समझ में आ गया, डाला गया। देखिए आपतित किरण, यहाँ से ये कौन सा किरण हो गया? अपवर्तित किरण। देखिए यहाँ किरण आया, विचलित हुआ, मुड़ा, फिर निकला, तो इस किरण को क्या कहेंगे? अपवर्तित, अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत? क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। तो देखिए
अपवर्तित के अभिलंब समझ में आ गया। आपतन कोण, तो आपतन कोण किससे बनेगा? आपतित किरण से। आपतित किरण से ये बीच का जो कोण है, इस कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन, आपतन कोण। आ रहा बात समझ में? इसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। अपवर्तन कोण किससे बनेगा? अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब। बात समझिएगा। अरे आपतन कोण केकरा से बनेगा? अभिलंब और आपतित किरण से बनेगा। कोई दिक्कत है? अपवर्तन कोण किससे बनेगा? अपवर्तित किरण और अभिलंब से। इससे क्या बनेगा? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। थोड़ा सा एक बार और हम लोग विस्तार से समझेंगे आगे फिगर बना के। फिलहाल फिगर थोड़ा समझाने के लिए हम बना है, लेकिन आपको याद अगर करना हो तो ऐसे याद नहीं करना, डायरेक्ट याद कर लेना है ना, आपका हो जाएगा काम। कोई दिक्कत है? इसके आगे हम लोग इसका विस्तार से थोड़ा सा समझेंगे। ये कोई जरूरी नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था, ये सब हम लोग समझ लेंगे। अपवर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपने माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को ही क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह। आपतित किरण, अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतन बिंदु, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अभिलंब तो समझते हैं, आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण के बीच डाले गए अभिलंब को क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा कोण तो आपतन कोण, और अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा कोण, उसको कहेंगे अपवर्तन कोण कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आया जी? चलो बाकी कल। हाँ हो गया। चलो देखो, आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स चल रहा है ना, चैप्टर 2, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा, देखिए पहले, इससे पहले हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जाने थे, है ना। प्रकाश के अपवर्तन का कुछ जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, है ना, अभिलंब, इस सब के बारे में कुछ डिफिनेशन हम लोग देखे थे। लेकिन आज हम लोग क्या जानेंगे कि पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो पारदर्शी माध्यम याद रखिएगा, पारदर्शी माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। पारदर्शी मतलब क्या होता है? जब प्रकाश किसी वस्तु से होकर आर पार हो जाता है, यानी एक पार से दूसरे पार चला जाएगा, उसको हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो पारदर्शी माध्यम में सबसे पहले एक आता है विरल माध्यम और दूसरा आता है सघन माध्यम। देखिए विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है, ध्यान रखना। पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के? 2, एक विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। विरल माध्यम कहने का मतलब है कि जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है वो माध्यम विरल है। ध्यान देना, प्रकाश की चाल ज्यादा है वो माध्यम विरल है। जिसमें प्रकाश की चाल कम है वो माध्यम क्या है? सघन है। विरल और सघन, विरल और सघन। विरल यानी प्रकाश की चाल ज्यादा और सघन यानी प्रकाश की चाल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि विरल कैसे पहचानेंगे और सघन कैसे पहचानेंगे, ठीक है। विरल मतलब याद, इतना एकदम देखिए, इसको समझने के लिए आप ध्यान रखिएगा। विरल मतलब पतला, विरल मतलब, और सघन मतलब घाना या मोटा या गाढ़ा। विरल मतलब पतला और सघन मतलब मोटा या घना। अब अगर देखिए थोड़ा सा इसके डिफिनेशन की बात की जाए तो विरल माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? अधिक, वो कौन सा माध्यम होता है? विरल। सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है वो कौन सा माध्यम होता है? सघन। अब देखिए थोड़ा सा प्रकाश की चाल की बात करें। हवा में प्रकाश की चाल क्या है? पूछता है कि हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसको ऐसे बोले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी हवा में प्रकाश चलता जो है ना, 1 सेकेंड में कितना चलता है? 3 लाख। 1 सेकेंड में कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर चलता है। सोच लो, प्रकाश हवा में 1 सेकेंड में कितना चल रहा है? 3 लाख। वही अगर जल में प्रकाश की चाल हम निकाले
तो 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या आप कह सकते हो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। या तो ये बोलो या तो ये बोलो। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो कह देगा कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये ऑप्शन दे देगा और नहीं तो ये दे देगा, तो कोई एक मारेंगे। अब कांच में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितना होता है, 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा बताइए कि दोनों में प्रकाश की चाल इसमें ज्यादा है किसमें ज्यादा है, ऊपर वाला में। और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो कौन सा माध्यम, विरल, तो ऊपर कौन सा माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो कौन सा माध्यम। तो हवा और जल में हवा पतला है कि नहीं है, और जल मोटा, जो पतला वो विरल, जो मोटा वो सघन। समझ में आ गया विरल और सघन। उसी तरह से आगे हम बात करते हैं, तो हवा में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। हवा कहीं कहीं निर्वात भी लिख देता है, याद रखिएगा, हवा कहीं कहीं क्या लिखेगा, निर्वात। निर्वात में भी प्रकाश, कहे थे कि फ्लाइट में डालेंगे तो तू सब याद नहीं करवाया, तो है ना। देखो हाँ, अगर आपको कहे निर्वात में प्रकाश की चाल तो बोलेंगे 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या आपसे बोले हवा में प्रकाश की चाल तो कितना बोलेंगे, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। दोनों में सेम होता है। और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। देखो 3 कहने का मतलब 3 लाख, 2 कहने का मतलब 2 लाख। अब प्रकाश की चाल ऊपरे में ज्यादा है कि नीचे में, तो ऊपर में ज्यादा है तो ऊपर सघन की विरल, और नीचे वाला पहचानने आ गया विरल और सघन माध्यम। कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलो थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे। देखिए आगे क्या है, वही विरल और सघन पहचानने का कुछ नियम हम बता दिए। जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो वो कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल कम हो वो कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। दो चीज आता है, जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करे तो क्या होगा, जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करे तो क्या होगा, विरल से सघन में तो क्या होगा, और सघन से विरल में तो क्या होगा। दोनों कंडीशन में ध्यान देना है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है, कहां से, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ध्यान देना, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। विरल से सघन में गया यानी पतला से मोटा में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ा, और मोटा से पतला में गया तो अभिलंब से दूर भागा। देखो यहां पर हम लोग समझेंगे, ये एक ले लिए हम कोई माध्यम, ठीक है, वो भी किसका माध्यम है, यह सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। ऊपर कौन सा माध्यम है, चारों तरफ विरल माध्यम है। प्रकाश की किरण कौन सा माध्यम में जा रहा है, पहले विरल से ना, और ये कौन सा माध्यम में है, विरल माध्यम में। तो विरल माध्यम से कहां प्रवेश करेगा, सघन में। तो इसको जाना चाहिए था इधर ना, बोलो ना जी, लेकिन इधर ना जाके थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। देखो ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब है ना, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ा ना, जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर और मुड़ गया। अरे बात समझ में, यानी विरल से सघन में जाएगा तो कहां मुड़ेगा, अभिलंब की ओर। इसमें देखो ऊपर का माध्यम अभी सघन है, किसका है, नीचे का माध्यम विरल। अब बताओ ये कौन सा माध्यम से किरण जा रहा है, सघन से, किस में जा रहा है, तो जाना चाहिए था इधर ना जी। अरे बोलो ना जी, देखो ये सीधा ये ना है, लेकिन ये क्या हुआ कि अभिलंब से दूर भाग गया। देखो उसमें मुड़ गया था, इसमें दूर भाग गया, दूरी बढ़ गया। यानी याद होगा कि विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। याद हो जाएगा, विरल से सघन तो अभिलंब की ओर मुड़ा, और सघन से विरल तो अभिलंब से दूर भागा। चलो कोई दिक्कत समझने में, थोड़ा सा ये देख लेंगे, प्रकाश के अपवर्तन होने का क्या कारण है।
तो प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन तो समझते हैं ना, प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित होकर मुड़ जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। ये तो समझा दिए हैं। अब अपवर्तन होता क्यों है ना? तो अपवर्तन होने का क्या कारण है? तो कारण यही है ना, प्रकाश का अपवर्तन इसलिए होता है कि प्रकाश की जो चाल होती है ना, हर माध्यम में अलग अलग होता है, इसीलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे पेंसिल को दिखाए थे गिलास में, तो ऊपर था विरल का माध्यम और पानी हो गया सघन माध्यम। तो ऊपर प्रकाश की चाल ज्यादा है और नीचे प्रकाश की चाल कम है, तो अपवर्तन होगा ही होगा। जब माध्यम बदलेगा तो अपवर्तन निश्चित है कि होना है। तो वही कहता है प्रकाश के अपवर्तन होने का क्या कारण है? तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे हवा में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या निर्वात में भी सेम होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। देखो थोड़ा सा निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा, इसमें कम होता है। इसमें होता है 2,98,000, ऐसे लगभग समथिंग होता है। अब बताओ 2,98,000 न्यूमेरिकल बनाओगे 2,98,000 पर, तो थोड़ा सा गड़बड़ाए के चांस रहेगा ना, इसीलिए मान लिया जाता है 3 लाख। अरे तोरा भी मान ले रुपया है 9,998 रुपया रख ले है बैंक में, कोई पूछे कितना है बुआ तोरा पैसा, तो क्या कर 9,998 रुपया, सीधे कहेगा 10,000। अरे यही बोलेगा ना, चाहे 1 रुपया कम है तो कहेगा 9,999 रुपया, कहेगा कुछ सीधे 10,000 है। अगर कोई कर्जा तू किसे ले है, एक 99,998 रुपया, तो क्या कहे कितना कर्जा, लगभग वही 1 लाख रुपया कहेगा ना। तो वही है, किसी में कम होता है प्रकाश की चाल हवा में, लेकिन कहा जाता है 3 लाख। निर्वात में एक्यूरेट होता है 3 लाख, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये 3 लाख है, ये कितना को डिनोट करता है? 2 लाख को। ये कितना को? 2,25,000। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख का जो प्रकाश की चाल 2 लाख, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या कह दो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ गया जी? आज का टॉपिक है समझ में? चलो ठीक।